हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या चीज़ें कवर की, क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, है ना। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोर्स में जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कंपटीशन के लेवल पे चाहे देखें IIT JEE नीट या फिर 12th के लेवल पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही सबसे ज़्यादा हर एक फिनोमिना, पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम लोग डाइपोल्स वगैरह पढ़ रहे होंगे आगे चल के, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का जो हमारे पास तरीका है वो 3 तरीका है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला तरीका है हमारा कूलॉम्स लॉ, सभी लोग आप पढ़ ही चुके हैं पहले। दूसरा तरीका है पोटेंशियल फाइंड करिए, फिर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। तीसरा तरीका जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा वो था हमारा गॉस थ्योरम। मैंने बताया था गॉस थ्योरम में सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पावरफुल तरीका है, सबसे ईजीएस्ट वे है ना। और हम लोगों ने बात की थी कि गॉस थ्योरम को हम लोग हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, कुछ चीज़ें फिक्स्ड चीज़ें हैं जो अगर सिस्टम में वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है सिस्टम, तभी हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हमने कहा था कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सिस्टम जो है हमारा हाईली सिमेट्रिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब सिस्टम हाईली सिमेट्रिक हो तभी हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गॉस थ्योरम हमेशा सही नहीं है, सही हमेशा है, पर कुछ चीज़ों की वजह से क्या चीज़ें हैं वो पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गॉस, कुछ मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा। मैं आज आपको 3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और उसके थ्रू आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि दूसरे मेथड्स हमारे कितने टफ हो जाएंगे, बहुत ही टफ हो जाएंगे। और वही गॉस थ्योरम को लगाएंगे तो चुटकियों में एकदम 1 मिनट के अंदर आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, है ना। तो एक कंपेयर आपको करके दिखाऊंगा दूसरे मेथड्स और गॉस मेथड में, ताकि आपके दिमाग में एक बैठ जाए ये चीज़। कंपटीशन में जब आप बैठें तो आपके अंदर क्लियरिटी हो कि आपको कौन सा मेथड कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर आपका पोटेंशियल वाला मेथड ज़्यादा सही, ज़्यादा आसान पड़ेगा, कहाँ पर आपका गॉस थ्योरम का मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ों में आप में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो देखिए, अब आप अगला जैसे आधा घंटा हमारे लेक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हैं अपना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो पहली बात, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा एक हॉलो स्फीयर की वजह से, है ना। एक हॉलो स्फीयर है, मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि दूसरे मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना और गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना कितना डिफरेंट है, कितना आसान, कितना टफ है। फिर दूसरा जो मैं क्वेश्चन करूँगा उसको सॉलिड स्फीयर कर दूंगा। ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, पूरा चार्ज्ड है ना। तो इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा। और तीसरा जो है हमारा वो हम लोग फाइंड करेंगे एक इन्फिनाइट लंबाई का वायर है ना। हालांकि हम लोगों ने इन्फिनाइट वायर ये सब चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन दूसरे मेथड से किए। इन्फिनाइट वायर का फार्मूला भी आपको मैं डिराइव करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, है ना। लेकिन आज हम लोग गॉस मेथड से देखेंगे कितना आसान कर देता है गॉस मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, ओके। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर। इसके अंदर कुछ भी नहीं है और इसके सरफेस पर प्लस चार्ज, कोई भी चार्ज मान लीजिए, प्लस माइनस, है ना। इसके सरफेस पर बहुत सारा चार्ज है। देखिए इसका ये सेंटर है O। हमने इस सेंटर से बाहर की ओर, यहाँ पर सेंटर से इतनी ऊंचाई पर एक पॉइंट ले लिया Z। इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है Z, है ना। कहीं पर भी आप ले सकते हैं, चाहे इस डायरेक्शन में ले लीजिए Z डिस्टेंस पे, इधर ले लीजिए, कोई भी XYZ कोई डिस्टेंस मान लीजिए। Z डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना पुराना तरीका अगर यूज़ करें, इस पॉइंट पर हमें जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैंने बताया था इसके सरफेस पर, ये एक स्फीयर है, इसके सरफेस पर एक छोटा सा ये क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, छोटा सा सरफेस एलिमेंट ये ले लिया, है ना। इस पर चार्ज कितना मान लिया हम लोगों ने, dq। और इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r, क्योंकि ये आप 3D में इमेजिन करिए, ये हमारा क्या है, सरफेस पर है। ये हमारा फुटबॉल है या फिर कोई सॉलिड इसके सरफेस पर है ना, और सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, r, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हो गई सेंटर से r, और हमारी इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल r, ठीक। हम लोगों ने ये एंगल मान लिया कितना, थीटा। ये एंगल मान लिया हम लोगों ने कोई
फाई। ठीक, अब देखिए हम लोगों को इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये भी हो जाएगा हमारा फाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कितना छोटा सा चार्ज डी क्यू अपान आर स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ना, इस पॉइंट से और इसके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। और फिर क्या, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें ये कंपोनेंट चाहिए, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, कॉस फाई। और सिमेट्रिसिटी से हमें पता है कि इधर वाले जो कंपोनेंट है कि इधर की ओर ये जो है जीरो हो जाएंगे, है ना, ये जीरो होते हैं। अगर आपको अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो पिछले मेथड्स आप देखिए, उसमें क्या, अगर हम लोग साइन फाई वाला कंपोनेंट लेंगे, इसका ये कंपोनेंट कर दें साइन फाई, फिर जब हम लोग टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हमें निकालना है ऊपर की ओर वाला कंपोनेंट, है ना, इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। तो हमने ले लिया कॉस फाई मतलब ये वाला कंपोनेंट, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, है ना। तो देखिए आप लोगों को पता है कोसाइन रूल कहता है हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर जेड स्क्वायर। किसी ट्रिएंगल में, कोई भी ट्रिएंगल है उसमें अगर हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो ये कहेगा आर स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस माइनस 2 ZR कॉस थीटा। अब देखिए थीटा के सामने वाला का स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना, इसको याद करने का तरीका याद रखिए, थीटा के सामने वाला का स्क्वायर करेंगे और ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस थीटा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सोचिए अगर थीटा जो हमारा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हमें क्या मिलना चाहिए, अब देखिए ये हमारा कितना है जेड, ये आर स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को ही हम लोगों ने एक तरीके से जनरलाइज्ड कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली ज़्यादा डायमेंशन सोचने से बेसिकली ये होता है हमें चीज़ें याद रहती हैं, भूलते नहीं हैं। ठीक है, चलिए देखिए आर स्क्वायर हमें मिल गया। ज़रा इसमें आइए, ज़रा देखिए इसका ये कंपोनेंट, ये आर है डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस फाई। ठीक, आर कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, ये पूरी का डिस्टेंस ये कंपोनेंट करके हम जोड़े और ये कंपोनेंट करके जोड़े थे, टोटल कितना है जेड, है ना, ये हमें मिल जाएगा जेड। तो यहाँ पे कॉस फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस आर कॉस थीटा अपान स्मॉल आर। ठीक, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे के डी क्यू। कॉस फाई के हम लोगों ने ये लिख दिया जेड माइनस आर कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, है ना, ये हमारा आर स्क्वायर, इसके नीचे अपान आर भी है, अपान आर, और फिर आर स्क्वायर। अच्छा, आर नीचे आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, है ना, ये नीचे देखिए कहाँ पे आर, इससे एक आर आ गया तो आर क्यूब हो गया। तो आर क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू हम लोग अगर पुट करें यहाँ पर अंडर रूट, तो हम लोग लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस थीटा। पावर कितनी, अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी थी पूरी 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर की पावर 3/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये इंटीग्रेशन हम लोग पूरे स्फीयर पर करेंगे तो कितना टफ सा इंटीग्रेशन है, काफ़ी टफ। ये सारी चीज़ें डी क्यू को आप लोग आर वगैरह के टर्म में रखेंगे, आर थीटा के टर्म में ना, फिर हम लोग जो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वही रिजल्ट आएगा जो हमारा गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से आएगा। अब देखिए मैं इसको अगर गॉस थ्योरम से करता हूँ तो आप देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको आप सॉल्व करना चाहें तो करें, वैसे कोई ज़रूरत नहीं इसको सॉल्व करने की, है ना। इसका रिजल्ट और गॉस थ्योरम से हम लोग अगर करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अब देखिएगा गॉस थ्योरम की ब्यूटी और पावर यहाँ पे समझ में आएगी आपको। हम लोगों को यहाँ पर ये है
तो मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए किसी पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, और गॉसियन सरफेस का जो है शेप वैसा ही होना चाहिए हमारा जैसा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्फेरिकल। तो गॉसियन सरफेस इससे जाता हुआ कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल। एक स्फेयर ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक, स्फेयर ड्रॉ कर लिए हम लोगों ने, ये हमारा हो गया एक स्फेयर, ठीक। इसकी डिस्टेंस यहाँ सेंटर से कितनी हो गई? जेड डिस्टेंस है ये। अब गॉस थ्योरम आप याद करिए क्या था? E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये हो गया क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या? जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है इसके अंदर का टोटल जो हमारा चार्ज है वो ये बताता है ना, क्यू इन। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हमारा कितना है? देखिए टोटल चार्ज हमारा इस स्फीयर पर कितना है? क्यू, है ना। तो इस टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर भी हमारा यही चार्ज है, सिर्फ बाकी कोई चार्ज नहीं है। इस पर मैंने बताया था पूरा जो चार्ज है वो है हमारा क्यू, है ना। तो ये हमारा हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए हम लोग जानते हैं कि ई डॉट डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। अब पूरे सरफेस पर आप कहीं पर भी जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू हमेशा जो है 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ई डी ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हमें पता है कि इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो डिस्टेंस बदल रही है ना तो एंगल हमारा कहीं नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से बदल रहा है। तो ई को हम लोग बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर अगर वो कांस्टेंट हो तो हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। ये हो गया हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पूरे, अब इंटीग्रेशन हम लोग को छोटा सा पार्ट लिया था, ये छोटा सा पार्ट इसके लिए ना, यहाँ से हम लोगों ने ये छोटा सा पार्ट लिया था, ठीक है। अब छोटा सा पार्ट अगर हम लोगों ने लिया है, इसका अगर हम लोग टोटल पार्ट लेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो ई इंटू 4 पाई आर कौन सा? ये जेड, है ना। इस गॉसियन सरफेस की इस सेंटर से जो है डिस्टेंस 4 पाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जरा यहाँ पर ई इज इक्वल टू, इसको नीचे भेजिए, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया हम लोगों ने, नीचे आ गया जेड स्क्वायर। जरा इसको कंपेयर करके देखिए, थोड़ा सा ऐसे लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान जेड स्क्वायर। अब जरा आप याद करिए किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर हमारा क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या एग्जैक्टली वैसा ही आपको दिख रहा है ना। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी देखिए, किसी स्फीयर पर जो चार्ज है उसकी वजह से स्फीयर के बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा कि पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। बशर्ते अब क्या है, अब ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, तो आपको डिस्टेंस लेनी है सेंटर से, जिस स्फीयर की बात कर रहे हैं उसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है ना। और इस स्फीयर को पूरा क्या मान लेना है? एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और पॉइंट चार्ज हम लोग मान लेंगे कि स्फीयर के सेंटर पे है। देखिए एग्जैक्टली वैसा ही फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब आप लोग अगर इस पूरे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, बड़ा सा एक इंटीग्रेशन जाएगा, आपको इंटीग्रेशंस के मेथड्स लगाने पड़ेंगे, फाइनली आपका रिजल्ट जो है वो यही आएगा। तो आप देखिए ये कितना शॉर्ट मेथड है, गॉसियन मेथड हमारा, और ये हमारा मेथड कितना टफ है। तो आप कौन सा मेथड प्रीफर करेंगे? गॉस मेथड। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा सिमेट्री है, ये पूरी सिमेट्री, हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि हमारे पास 3 तरीके की सिमेट्रिसिटी होती हैं, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री एंड एरियल सिमेट्री या सरफेस सिमेट्री। तो ऐसी सिमेट्रीज जहाँ पर है वहाँ पर आप दूसरे मेथड्स लगाने से बचिए, नहीं आपको बड़ी से इंटीग्रेशंस करनी पड़ेंगे। आप शॉर्ट में जाइए, अब गॉस थ्योरम वहाँ पे लगाइए, है ना। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और कर लेते हैं। अगर हम लोग इस स्फीयर की वजह से वेरी पावरफुल रिजल्ट, सोचिए इसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ये हमारा स्फीयर है चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर, तो हमने बताया इससे जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन।
क्यू इन, इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0, क्योंकि सब कुछ सारा चार्ज तो बाहर है, अंदर चार्ज कितना है, 0, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/ε0। तो इंटीग्रेशन भी हमारा जो है ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, सब कुछ 0 आ जाएगा, तो ई भी हमारा आ जाएगा 0। तो कभी भी स्फेयर के अंदर हमारा, अगर हमारा हॉलो स्फेयर है तो उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगा। गॉसियन, अगर आप लोगों को इसका अगर इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे तो बहुत सारा लंबा इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनली आपको 0 रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन गॉसियन मेथड से देखिए आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर मिल रहा है ना। तो गॉसियन यही इसीलिए इतना पावरफुल मेथड है। इसे रफ कर देता हूँ। चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं, हम सॉलिड स्फीयर, इसको रफ कर दें। हम लोगों ने ले लिया एक सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के हम लोग अंदर बाहर दोनों बात करेंगे ना, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलिए हम लोगों ने ले लिया एक स्फीयर, ठीक, ये हमारी, आपको शायद विजिबल ना हो रहा हो, ब्लैक कलर से मैं बना देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो ठीक से, ठीक। ये हमारा सेंटर है आर, और ये पूरा हमारा फिल है, ये पूरा हर जगह पे चार्ज है क्यू, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटर ओ से, हर जगह पे चार्ज है, सेंटर ओ से कोई आर डिस्टेंस, स्मॉल आर, इसका रेडियस हम लोगों ने मान लिया कैपिटल आर। हम लोग स्मॉल आर पर हमें जो है वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उससे जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए, जैसा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा, हमें क्यू इन पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल चार्ज हमारा कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये मेथड आप ध्यान रखिए, क्योंकि पूरे स्फीयर में एक समान डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए आप ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, यूनिफॉर्मली। अब देखिए यूनिफॉर्मली है तो मतलब हर जगह पे चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम। टोटल अगर हम लोग स्फीयर में चार्ज डेंसिटी निकालें तो कैसे हो जाएगा, टोटल चार्ज अपान वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यही चार्ज डेंसिटी इसके अंदर भी होगी, क्या हो जाएगा, इसके अंदर का चार्ज, इसके अंदर चार्ज हम लोगों ने मान लिया कितना, अच्छा टोटल चार्ज को हम लोगों ने मान लिया Q0, और इसके अंदर का चार्ज हमारा क्या, हमें नहीं पता, वही में निकालना, हमने मान लिया Q अपान इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। देखिए 4/3 पाई कट गया, क्या बचा, Q0, आर क्यूब को इधर भेज दिया, आर अपान आर क्यूब, ये हमारा आ गया, सॉरी ये Q0 है ना, ये हमारा आ गया चार्ज इनक्लोज्ड। इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा चार्ज कितना है, ये। अब जरा हम लोग लगाइए अपना गॉस थ्योरम, E.dA। इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अंदर वाले चार्ज की वजह से इधर है, तो इस गॉसियन सरफेस पर नॉर्मल भी इधर है, E इधर है, नॉर्मल भी इधर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E.dA, cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 बराबर Q इन क्या मिल गया, ये हमें Q0 आर क्यूब अपान आर क्यूब। चलिए E को बाहर ले लें, E कांस्टेंट है हमारा, DA क्या लिखेंगे, इसका टोटल एरिया, इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा छोटा वाला आर ना, ये सरफेस ले रहे हैं इंटरनल वाला, बराबर Q0 आर क्यूब अपान आर क्यूब। चलिए उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए इधर आर स्क्वायर से ये कट गया, पावर क्या बचा, आर अपान आर क्यूब, ठीक है। अच्छा हमेशा आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कैसा होगा, हमेशा आर कैप के डायरेक्शन में, रेडियल, है ना, रेडियल। चलिए ये रिजल्ट देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल टर्म क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, सिर्फ आर। यहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छी बात है, थोड़ा सा एक हट के बात है, अभी तक आप लोगों ने देखा हर जगह पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें अपान नीचे आर स्क्वायर होता था, है ना। अगर आर बढ़ाएंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता था, इतनी बहुत तेज़ी से स्पीड से कम होता था, पर यहाँ पर आर की प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बढ़ती जा रही है ना। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। अगर इसके लिए हम लोग कहें ग्राफ ड्रॉ करने का, तो देखिए ये कैसा ग्राफ है, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई पर ड्रॉ करें, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोगों ने वाई पे मान लिया, और इधर हम लोग मान लिया डिस्टेंस आर, ठीक। तो देखिए वाई
बराबर, ये हम लोगों ने मान लिया r को, इसको x की डायरेक्शन में हम लोग r ड्रॉ कर रहे हैं, ये x हो गया हमारा, ये क्या हो गया टोटल कांस्टेंट, इसको मान लिया m, तो y बराबर mx, y बराबर mx का ग्राफ कैसा होता है, सेंटर से जाता हुआ, ये ग्राफ हमारा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और, अब इसकी वजह से अगर हम लोग बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो देखिए जरा क्या होगा, इसे रफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी इजी। अब सोचिए अगर इसमें इंटीग्रेशन वाला मेथड हम लोग लगाते, फर्स्ट मेथड है ना, या पोटेंशियल वाला मेथड लगाते, या फिर कूलॉम्स लॉ वाला मेथड लगाते, तो क्या हर एक छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करते, लेकर के कंपोनेंट्स करते, जैसा पिछला फार्मूला मैंने बड़ा सा लिखा था वैसा वाला फार्मूला बनता, उसको इंटीग्रेट करते, बड़ा 2-3 पेज का आपका लंबा जो है इंटीग्रेशन जाता, तो आपको फाइनल रिजल्ट वही मिलता। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोगों ने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, सेम चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल भी इधर, तो क्या है हमें मिलेगा, E डॉट डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू इन, इस सरफेस के अंदर टोटल क्यू इन कितना है हमारा, क्यू इन हमारा जो है टोटल चार्ज, इसके अंदर बाहर का पूरा चार्ज मिला के कितना है हमारा, मैंने बताया था क्यू नॉट, तो हमने लिख लिया क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर ले लेंगे, डी ए 4πr² हो जाएगा, क्यू नॉट अपान 4πr² नीचे भेज दिया हमने, मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, जेड, गॉसियन सरफेस की ना, जो एप्सिलॉन नॉट z²। देखिए जरा सेम रिजल्ट जैसा हॉलो स्फीयर की वजह से आया था वैसा ही सॉलिड स्फीयर की वजह से आया, मतलब कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे कि वो समेट के हम लोगों ने सेंटर पे रख दिया है ना, उस सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस ले लेंगे, सिंपली वैसा कर देंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों जो है पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेंगे, ओके, बाहर के लिए, लेकिन अंदर के लिए नहीं। तो आप सोचिए अगर ये इसको अगर y पर ड्रॉ कर लें, क्या आ जाएगा, y बराबर ये हमारा पूरा m अपान x², y(x² बराबर हमारा आ गया कोई कांस्टेंट है ना। ये ग्राफ हमारा कैसा होता है, इसका ग्राफ हमारा आता है ऐसे ऐसे, है ना, ये हमारा दिखाता है प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये दिखाता है प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस क्या है, ये हमारी है r। कई बार आपके जेई मेंस और नीट वगैरह में पूछा गया है, 12th में भी पूछा जाता रहता है ना, तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अगर, तो अंदर के लिए ये होगा, फिर r तक, जस्ट r से बाहर फिर हमारा कैसा होगा, ऐसे डिकी करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर दोनों जो है पता चल गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको गॉस थ्योरम की पावर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली गॉस थ्योरम की पावर समझ में आएगी। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। हम लोगों ने ले लिया एक वायर, क्या ले लिया, वायर, इनफाइनाइट लंबाई का एक वायर है ना, ये हमारा एक वायर है, कितनी लंबाई मैंने बताई, इनफाइनाइट लंबाई, इनफाइनाइट लंबाई का एक हम लोगों ने वायर ले लिया, डॉट 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 कर दिया। ठीक, इनफाइनाइट लंबाई का वायर। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था कि जैसा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वैसा ही हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अगर इस वायर से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P पर, तो P पॉइंट से जाता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, इनफाइनाइट लंबाई का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोगों ने सिलेंड्रिकल, क्योंकि वायर हमारा सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर जैसा वायर होता है, तो हमारा हमने एक सिलेंड्रिकल जो है सरफेस ड्रॉ कर लिया। आप लोग इसे थोड़ा सा इमेजिन करिए, मैं आपको इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा कुछ कर देता हूँ, कुछ आपको। देखिए ये हमारी कॉपी है, अगर हम इसको ऐसा कर दें, ऐसा, तो ये क्या हो गया हमारा सिलेंडर है ना, ये देखिए हमारा सिलेंडर बन गया। तो ये सिलेंडर है, ये वायर है, इसकी वजह से P डिस्टेंस पर, तो हमने यही एक जो है गॉसियन सरफेस ले लिया है ना। हम लोग इस पूरे सरफेस को आप ध्यान से देखिए, यहीं पे हम लोग कुछ करेंगे तो आपको इमेजिन होना चाहिए ना, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे क्लियरली आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए P पॉइंट ले लिया। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा किधर होती है, इधर की ओर। इसमें कोई भी कंपोनेंट इधर की ओर नहीं होते हैं। मैंने आपको शायद आज से 3 लेक्चर पहले का लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसमें ये कराया था। आप लोग एक चीज़ याद रखिए, मैंने आप लोगों को एक फिक्स्ड लंबाई का वायर था, है ना, फिक्स्ड लंबाई का वायर,
ये कोई लंबाई है इसकी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डेरिवेशन करवाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखवाया था। अगर इसका चार्ज डेंसिटी कैसी है L, तो मैंने आपको लिखवाया था, ये अगर डिस्टेंस हमारी है R, तो मैंने लिखवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। फार्मूला याद रखिए, ये θ1 था हमारा और ये हमारा क्या था नीचे का θ2। ठीक, याद रखिए फार्मूला, अभी इसमें यूज आएगा ये। देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैंने लिखवा दी थी, ये साइन θ1 प्लस साइन θ2 है ना। और मैंने बताया था कि अगर फिक्स्ड लंबाई का एक वायर है तो जरूरी नहीं है एकदम सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर होगा, इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो वाई कंपोनेंट भी होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा, है ना। सब मैंने डेरिवेशंस कराए हैं वाई कंपोनेंट के लिए भी, आप जाके देख सकते हैं पीछे। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पी पर, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए इस पे टोटल सरफेसेस कितने हैं, इस पे 3 सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये वाला है ना, और एक सरफेस ये ऊपर वाला है ना। एक ऐसा अगर हमारा सिलेंडर है तो एक ऊपर सरफेस, एक नीचे सरफेस और एक सरफेस ये वाला। तो 3 सरफेस पे हमें इंटीग्रेशन करना है। याद रखिए स्फीयर में हमारा सिर्फ एक ही सरफेस था, यही टोटल सरफेस कवर हो गया था। तो चलिए इधर वाले सरफेस पे देखिए, इधर वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हम लोग क्या करेंगे E.dA इसको करेंगे इस वाले सरफेस का। इस सरफेस को हम लोगों ने मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, तीनों सरफेसेस पर। तो टोटल इंटीग्रेशन जो है हमारा तीनों इंटीग्रेशंस का सम होगा। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर ना डॉट DA डॉट DA, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और थीटा भी इधर, इस पर परपेंडिकुलर भी तो इधर ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 0। आप कहीं पर भी जाएं, इस अगर हमारा ये सिलेंडर है इसमें अगर इधर की ओर जाएं तब भी सिलेंडर पर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया 1 के लिए, ठीक, प्लस दूसरे के लिए देखिए E2 के लिए E.dA। देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कंपोनेंट में होगा ही नहीं। E.dA, अब इस पर एरिया क्या है, ये एरिया, इस पर एरिया का जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में, तो डॉट DA कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0। थर्ड वाले पर भी अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल इधर, क्या कॉस 90 0, तो दूसरे और तीसरे इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे हमारे 0। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे Q(in/εp)। ठीक, चलिए E कॉस 0 हो जाएगा, ये मैंने रख दिया कॉस 0 की वैल्यू 1। E इंटीग्रेशन बाहर ले लिया हम लोगों ने, आपका हो गया DA इक्वल टू Qin। जरा निकालिए, देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। हम लोगों ने मान लिया चार्ज डेंसिटी इस चार्ज वायर पर कितनी है, लैम्डा। तो इस लंबाई में, ये लंबाई हम लोगों ने मान ली कितनी लंबाई है, कोई L लंबाई है, तो इस लंबाई पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। ठीक, ये हो जाएगा हमारा Qin लैम्डा इंटू L/ε0। चलिए E.dA, ये हमें सरफेस निकालना है, ये वाला सरफेस, ऊपर वाले नीचे वाले सरफेस से मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों कंपोनेंट 0 हो गए थे। चलिए ये तो आपको पता है कि ये पूरा एरिया जो होता है, ये वाला एरिया, ये होता है 2πr, ये इसकी रेडियस R, हम लोगों ने माना वायर से P पॉइंट जो इसकी डिस्टेंस R है, 2πrL है ना, इस बेलन की जो है इस सिलेंडर की लंबाई ये है। तो हमारा ये हो गया E इंटू 2πrL इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा L/ε। देखिए L कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मिला, λ/2πε0R। ठीक है, λ/2πε0R। अच्छा अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दें हम, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए क्या हो गया आपका E, क्या हो जाएगा 2λ/4πε0R। इन्फानाइट वायर की वजह से 2λ/4πε0R। इसमें देखिए अगर हम लोग इस वायर को इन्फानाइट कर दें तो साइन θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ1 बराबर θ2 बराबर 90। ये इतना लंबा है, अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो देखिए थीटा बढ़ा, जब अनंत पे ले जाएंगे तो थीटा लगभग कितना हो जाएगा, 90। साइन 91 साइन 91 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 2λ/R। क्या देखिए दोनों रिजल्ट सेम है, सेम रिजल्ट हैं दोनों।
तो ये तरीका हमारा बहुत आसान पड़ा। और ये तरीका मैं आप लोगों को पता होगा, मैंने वायर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लेकर पूरा ऐड किया था, काफ़ी लंबा इंटीग्रेशन किया था, तब हमें ये जाके रिजल्ट फाइनली मिला था, है ना। तो हम देख सकते हैं आप, अगर सिमेट्रिसिटी हो तो गॉस थ्योरम जो है बहुत ही आसान हो जाती है। गॉस लॉ हमारा बहुत चीज़ों को आसान बना देता है। एक चीज़ और देखिए, जो आप लोग जो एग्ज़ाम्स में कंपटीशन में आपको फंसाता है, वो क्या करेगा, जरा एक छोटा सा वायर है, इतना लंबा वायर, ठीक, छोटा सा वायर है, आप लोगों को पूछेगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग क्या, यही केस नहीं, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जहाँ पर आप लोग गॉस थ्योरम में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सिमेट्रिसिटी नहीं समझ पाते। तो सिमेट्रिसिटी को समझना जरूरी है। आप पिछले लेक्चर में मेरे जाके एक बार और देखिए, जाके आप लोग क्या करेंगे, एक गॉस सरफेस ले लेंगे, गॉसियन सरफेस, है ना, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन, इसमें लैम्डा लंबाई एल, लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट करेंगे आप, ठीक। फिर क्या होगा आपका, देखिए ई क्यू मैंने बताया इस सरफेस पर कांस्टेंट है, डी ए बाकी ऊपर नीचे तो अभी मैंने बताया जीरो हो जाएंगे कंपोनेंट, डी ए क्या करेंगे 2 पाई आर, ये डिस्टेंस आर, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू आपका मिल गया लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे 4 हो गया। देखिए क्या रिजल्ट मिला, इन्फिनाइट वायर की वजह से और छोटे से वायर की वजह से आपका रिजल्ट क्या आ गया, सेम। आपको लगेगा कि आंसर सही है, आप समझ ही नहीं पाएंगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मैंने बताया गॉस थ्योरम आप लोग वहीं पर हमेशा अप्लाई करेंगे जहां पर हमारा सिस्टम हाईली सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो हमारा जो है हमारा आप गलत कर देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप लोग गलत कर दिए, तो इसलिए सिमेट्रिसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा। अगर आपने कंपेयर करके आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आपको ये समझ में आया होगा कि दूसरे मेथड्स हमारे कहीं पर कितने टफ हो सकते हैं और गॉस मेथड हमारा कितना आसान हो सकता है ना, तो आप तीनों मेथड्स की पावर को समझिए, तीनों मेथड्स आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा मेथड हमें कहाँ पर लगाना है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से कर पाएँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स में शायद नेक्स्ट लेक्चर पे भी करा दूं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल्स, ट्राइपोल्स, क्वाड्रपोल, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी मैथमेटिक्स। तो बी प्रिपेयर्ड, फिर से नई एनर्जी के साथ आइए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, डाइपोल्स वगैरह पे। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको लेक्चर ये सब पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरा नीचे ऑफिशियल इंस्टाग्राम का जो लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।